पाकिस्तान के कई यूट्यूब चैनल भारत में बैन हो गए हैं। कई पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के चैनल भारत में बैन किए गए हैं। आरजू काजमी ARY न्यूज का यूट्यूब चैनल बैन कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये बड़ी जानकारी मिल रही। कई पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं जिनके चैनल भारत में बैन कर दिए गए हैं। आरजू काजमी का भी नाम इसमें शामिल है और ARY न्यूज का यूट्यूब चैनल बैन किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त, और इसी से जोड़ते हुए सर आपसे समझना चाहेंगे, देखिए पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल या इस तरह के जो चैनल हैं वो भी अपना फेक एक नैरेटिव चला रहे हैं कि पाकिस्तान तैयार है, ये है वो है, लेकिन वस्तु स्थिति पूरी दुनिया जानती है और यही वजह है कि पाकिस्तान के पास इक्का दुक्का देश ही है। चलें सर। नहीं, देखिए यूट्यूब चैनल बंद करने का एक और स्ट्रेटेजिक रीजन ये भी है कि अफवाहें आप बंद करिए। बिल्कुल। आप जो यूट्यूब चैनल आपके हमारे यहाँ फेमस हैं, जिससे आपकी कमाई चल रही है, वो भी तो रुकनी चाहिए। बिल्कुल भाई, एक तो हम आपको देखें, आपको कमाई दिलाएं, और आप ही से अब हम ये सुने कि इंडिया गलत है या नहीं है गलत। चाहे वो आरजू काजमी हो, चाहे कोई भी हो, कोई अच्छा प्रोग्राम कर रहा है, कोई बुरा कर रहा है। आज की तारीख में पाकिस्तान में 17 ऐसे पत्रकार और यूट्यूबर्स हैं जिनके अकाउंट फ्रीज हो रखे हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग भी कम तकलीफ में हैं। भाई, वो जो पैसा उनके अकाउंट में है वो ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। ये आप चाहे तो चेक करा लीजिए। तो उन्होंने एक लिस्ट जारी करी है ISI ने कि इन सबके अकाउंट फ्रीज कर रखे हैं। सो सबसे बड़ी बात यह है। और मुझे एक बात बताइए, मैं तुम्हारे यूट्यूबर्स के लिए पैसा क्यों कंट्रीब्यूट करूं? भाई, जब मैं देखता हूं तो आपकी इनकम बढ़ती है। हम 5 लाख लोग देखते हैं, 10 लाख लोग देखते हैं, उसी हिसाब से आपकी करस्पॉन्डिंग इनकम बढ़ती है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान का किसी भी तरह का कोई भी चैनल इंडिया में नहीं आना चाहिए। ठीक है, हम डेमोक्रेसी करते हैं, हम आज़ादी रखते हैं प्रेस की, लेकिन ये आज़ादी दुश्मन देश के लिए नहीं होनी चाहिए। क्लियर रहना चाहिए क्या पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है या नहीं। मैं नहीं कहता कि उसकी आवाम हमारी दुश्मन है, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट, पाकिस्तान आर्मी का हर एक्शन हमारे लिए दुश्मन देश का है। और जब उसका रिटेलिएशन करते हैं हम, जब उसका सो कॉल्ड जवाब देते हैं, एक्शन करते हैं, तो वो क्लैरिटी के साथ होना चाहिए। फिर उसमें ये नहीं आना चाहिए कि आवाम सफ़र करेगी, ये होगा वो होगा। ये जो ह्यूमैनिटेरियन और मॉरल एंगल आ जाता है ना, यहाँ पर हम शायद कमज़ोर पड़ जाते हैं। लेकिन शैलेंद्र सर, इस बार को लगता है कि दे आर स्ट्रॉन्ग। लेकिन शैलेंद्र सर, इस बार हम लोग बहुत स्ट्रैटेजिकली काम करें। इस बार क्या हर बार ही भारत जब भी कोई एक्शन लेता है, कोई तैयारी करता है, तो बहुत स्ट्रैटेजिकली करता है, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में कर रहा है। संजय सोई सर, अभी हम ये देख रहे हैं एक बैठक होने वाली है, 11 बजे का समय इसके लिए तय किया गया है। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की ये मुलाकात है। अभी हम ये भी देख रहे हैं कि बॉर्डर एरियाज में बहुत ज़्यादा तैयारी दिखाई दे रही है। माफ़ी के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बताना जरूरी है। विवेक। बिल्कुल, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव से जुड़ी खबर। आज भारत और फ्रांस में राफेल डील होगी। इस तनाव के बीच में नौसेना के लिए खरीदे जाएंगे 26 राफेल विमान। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। तैयारी पुख्ता है, आज हस्ताक्षर होंगे, सिग्नेचर होंगे और सब कुछ तय हो जाएगा। तो ये जो तैयारी है इसलिए भी जरूरी है, और सिर्फ तैयारियों की आवाज या फिर तैयारियों की खबर सुनकर पाकिस्तान की चूड़ें हिल गई हैं। और ये छोटे मोटे जो धमाके हैं वो बॉर्डर इलाके में देखने को मिल रहे हैं। तो नौसेना के लिए खरीदे जाएंगे 26 राफेल विमान। और शैलेंद्र जी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। इस डील को सर कैसे देखें, क्योंकि ये वो कहावत से बहुत आगे की बात है कि भोज के दिन कोहड़ा रोपा जाता है, लेकिन चीजें ये हैं कि हम अपनी शक्तियों को जुटा रहे हैं और युद्ध से पहले उन शक्तियों को आमंत्रित कर रहे हैं। देखिए, जब राफेल की बात करेंगे और स्पेशली नेवी से रिलेटेड बात करेंगे, अगर आपको याद हो, जब हमने जो हमारे एयरफोर्स वाले राफेल हैं उनका जब हमने ट्रायल्स किया था एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लैंड करने वाला, तब से ये बात चल रही है कि हम राफेल को लेना चाहते हैं। ज़्यादा बड़ी बात ये भी है कि सी में नेवी को स्ट्रॉन्ग रखना हमारी ना केवल अपने लिए जिम्मेदारी है, इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि सी रूट्स को अगर आपने गार्ड करना है, डोमिनेट करना है, वो एक बड़ी बात है। अब जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, मुझे तो एक्चुअली ये नहीं समझ आ रहा, अगेन भाई राफेल मैं खरीद रहा हूँ, पैसे मैं दे रहा हूँ, ऑब्जेक्शन तुम्हें क्यों होना चाहिए? भाई, आपने कैसे एज्यूम कर लिया कि ये राफेल एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़कर सिर्फ कराची पर आएगा, रावलपिंडी पर आएगा, इस्लामाबाद पर आएगा? मैं उनके मिनिस्टर साहब ने कह दिया ना, डिफेंस मिनिस्टर ने, कि 5 सिटीज के ऊपर अटैक होगा, 5 तारीख को होगा। आई एम क्वाइट अमेज्ड। मुझे नहीं पता, मेरी आर्मी को नहीं पता, आपको पता चल गया कैसे? ये बिल्कुल वही वाली बात है कि जब अभिनंदन के केस में बाजवा साहब ने उनके वहां कहा था कि अगर 9 बजे तक, ओ माय गॉड,
ये इनकी सेल्फ गिल्ट है, ये अपने सेल्फ गिल्ट है और आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। सर बड़ी बात ये है, आवाम इस समय सरकार के खिलाफ चल रही है कि आप हमें धकेल रहे हैं। नहीं, और ढकेल रहे हैं। और इनके जो आसिम मुनीर का परिवार है, भुट्टो साहब का परिवार है, सब विदेश में बैठा है। क्यों बैठा है विदेश में? क्यों अपनी आवाम के साथ नहीं है? आप ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि वो भुट्टो ने बोला ना कि इस नदी में फिर खून बहेगा, वो एक्चुअली अपना खून तो बहाना नहीं है। हाँ। मैं तो कहता हूं इससे बड़ी टेररिज्म की क्या डेफिनेशन हो सकती है कि भुट्टो बोल रहे हैं खून बहेगा, और ये टेररिज्म नहीं है। और अगर हम लिस्ट बना रहे हैं, चाहे लखवी की बनाए, हाफिज सईद की बनाए, मसूद की बनाए, किसी की, अब चौथे नंबर पर आ जाना चाहिए भुट्टो का नाम, क्योंकि आप भी टेररिज्म कर रहे हैं, आप अपने टेररिज्म को बढ़ा रहे हैं, आप अपनी आवाम को। इनके नेता इतना हल्का बयान देते हैं जिससे समझ में आता है कि इनकी जड़ कैसी है। सोई सर जरा ऐड करिए, राफेल डील जो हो रही है, जो मैं आपसे कह भी रही थी कि स्ट्रैटेजिकली चलता है भारत, यही स्ट्रैटेजी डरा रही है क्या पाकिस्तान को? आधे लोग विदेश चले गए, आधे लोग बयान दे रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। मोदी जी ने नाम नहीं लिया पाकिस्तान का, लेकिन पाकिस्तान में हड़कंप मच गया और उल्टे सीधे बयान आ रहे हैं वहाँ पर। कोई कुछ कह रहा है, जो भुट्टो जी का बता रहे हैं ना ये, और सीधा ही वो न्यूक्लियर पावर पे आ जाते हैं कि भैया मैं न्यूक्लियर पावर, हम हमारे पास पाव के बम में, चाहे वो चीफ हो, चाहे उनके रक्षा मंत्री हो, चाहे उनके रेलवे मिनिस्टर हो, चाहे उनके विदेश मंत्री हो, हर आदमी सीधा न्यूक्लियर बम की बात करता है। ये दिखा रहा है डर, क्योंकि उनके यहाँ वैसे भिड़ने की क्षमता है नहीं। और यहाँ पर मैं ये भी कहूँगा विवेक जी कि दुनिया में जिस प्रकार से ये आतंकवाद फैला रहे हैं पाकिस्तान, और आज जो इनकी सोच है, चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर हो या चीफ हो, इनकी सोच आज आतंकवादी सोच होगी। जैसे कर्नल शैलेंद्र कह रहे तो आतंकवाद मिनिस्टर, मैं तो वो चीफ को भी उसमें जोड़ना चाहिए जिस प्रकार की उसकी सोच है। अगर इनके हाथ में न्यूक्लियर पावर है तो दुनिया के लिए खतरा नहीं है क्या ये ह्यूमैनिटी के लिए खतरा नहीं है? यहाँ पर शायद दुनिया और भारत को मिलके इसको न्यूट्रलाइज करना एक प्रायोरिटी काम रहेगा, अगर दुनिया को और इसको स्मगल होने से गलत हाथों में बचाना, क्योंकि ये खुद ही आतंकवादी हैं। तो इस तरह किस प्रकार यूज करेंगे? आज जो खौफ बैठा हुआ है, जो भारत जो इस खौफ को देखा जा रहा है, और जो हमारे रक्षा विशेषज्ञ बता रहे हैं कि जो टमाटर और प्याज जिनके यहाँ खाने को नहीं है, जिनका हुक्का पानी बंद हो गया, वो बात कर रहे हैं परमाणु शक्ति की। चलिए, एक बड़ी खबर आ रही है कि पहलगाम आतंकी हमले पर सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है कि आतंकियों ने सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया था। जतिन है इस पर विशेष तौर पर और भी जानकारी के साथ। जतिन, क्या और जानकारियां हैं? बिल्कुल, देखिए एनआईए क्योंकि इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुकी है, एफआईआर दर्ज करके। जो सोर्सेस से हमें जानकारी मिल रही है कि 4 लोगों के जो ट्रेसेस है, फुटप्रिंट है, वो एनआईए को मिले हैं, जिसमें से जो जानकारी मिल रही है सोर्सेस से भी कि 3 विदेशी बताए जा रहे हैं जो कि पाकिस्तानी हो सकते हैं, और एक भारतीय जिसकी पहचान आदिल ठोकर के तौर पर हुई है, और उसके घर को भी दाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात, इन चारों के पास जो सैटेलाइट फोन थे और वो लगातार बात कर रहे थे, क्योंकि डिजिटल एविडेंस को खंगालने का काम भी एनआईए के द्वारा किया जा रहा है। और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर थी। जिन हैंडलर से बात कर रहे थे वो पीओके और पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में थे। सैटेलाइट फोन का उन लोगों ने इस्तेमाल किया। तकरीबन 35 से 30 मिनट तक की मूवमेंट उनकी जो है वो कैप्चर हुई है, और इन डिजिटल ट्रेसेस को भी एनआईए कलेक्ट कर रही है। और यही कारण है कि एनआईए की टीम अभी भी यहाँ पहलगाम में मौजूद है और तमाम जो सबूत है उनको इकट्ठा किया जा रहा है। आदिल ठोकर महत्वपूर्ण रहने वाला है। आदिल ठोकर को लेकर यह भी जानकारी मिल रही है कि 2018 से वो लश्कर के संपर्क में था। इस पूरे ऑपरेशन को मैनेज करने में आदिल ठोकर का बड़ा नाम है। घाटियों के बारे में उसको जानकारी है, किस तरीके से माउंटेन क्लाइंब करना और कैसे एस्केप रूट टेररिस्ट को देना, आतंकियों को देना, इस बारे में आदिल ठोकर की महारत थी। और 7 से 8 जतिन, तो हर पहलू पर यहाँ पर जानकारी जुटा रही है एनआईए। आपके पास हम वापस लौटेंगे। बड़ी खबर मिल रही है, पहलगाम आतंकी हमले पर अमेरिका का बयान आया है। मौजूदा हालातों पर हमारी नजर है। अमेरिका ये कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान से संपर्क में है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिका की तरफ से बयान जारी किया गया है। जो अभी हालात है उसको लेकर कहा गया है कि वो लगातार संपर्क में है भारत और पाकिस्तान के। शैलेंद्र सर, अमेरिका बहुत क्लियर इंडिकेट कर चुका है कि वो किसके साथ है। ये बयान क्या दर्शा रहा है? नहीं, देखिए, ये प्रोबेबली हम लोग मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। इसकी करेक्ट इंटरप्रिटेशन ये है, पाकिस्तान कंटिन्यूअसली अमेरिका के संपर्क में है। मैं सीधे इसलिए बोल रहा हूं, अरे भाई, इस अगर सो कॉल्ड स्ट्राइक को इंडिया की तरफ से जो टेररिज्म पर स्ट्राइक होनी है, इसको रोकना कौन चाहता है? पाकिस्तान रोकना चाहता है। और अगर पाकिस्तान बाकी देशों को, वो ईरान को भी बोल रहा है, वो सऊदी को भी बोल रहा है, और वो लोग अपनी मध्यस्थता की, इनफैक्ट ईरान ने तो ऑफर भी कर दी है वगैरह वगैरह। ज्यादा बड़ी बात यह है, एज फार एज यूएस इज कंसर्न, इस बार यूएस को बहुत मुश्किल पड़ेगी
कि वो इंडिया को रोक पाए। द रीजन इज कि आप टेररिज्म के खिलाफ दिखना चाहते हैं या साथ दिखना चाहते हैं। आप रोक लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं, बट हम तो फुल फ्लेजेड वॉर कर ही नहीं रहे। वी आर डिक्लेयरिंग अ वॉर ऑन टेररिज्म। अगर यूएस का स्ट्राइक पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन का लेजिटिमेट है, हक है, तो मेरा क्यों नहीं है कि ये भुट्टो मारा जाना